डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देख रहे हैं सेट 3 का हिंदी कोर का सॉल्यूशन। इससे पहले सेट 1 और सेट 2 आपको कंप्लीट करा दिया गया है और जो हमारे द्वारा सॉल्यूशंस दिए जा रहे हैं वो परफेक्ट सॉल्यूशंस है, यानी कि इस टाइप के आंसर्स, जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसी का आंसर सही तरीके से किसी भी चैनल पे नहीं दिया जा रहा है, जो कि आपके लिए एक बहुत बड़ा रुकावट और आपके नंबरों के लिए बहुत बड़ा जो है प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है। तो इसलिए जहाँ से भी पढ़ें, जिस भी चैनल से पढ़ें, पहले ये सोचें कि उसने जो आंसर्स दिए हैं आपको वो बेहतरीन है, सही है या नहीं है। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आंसर्स देखने के बाद ही आपको पता चल जाता है कि हाँ, उस क्वेश्चन का आंसर वो होना चाहिए, नहीं। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखें। और इसी वीडियो के एंड में यहाँ पर आपको स्क्रीन पे ही आपको प्लेलिस्ट दिखाई देगी, उसको टच कर देना। प्लेलिस्ट को इस स्क्रीन पे ही दिखाई देगी, इसी जगह पे। तो यहाँ पर जो है आपको वीडियो के एंड में उसको टच कर दोगे तो आपको सारे सब्जेक्ट के सॉल्यूशंस जो है प्लेलिस्ट के साथ देखने को मिल जाएगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का कहना है कि सर सेट 1 अपलोड करिए, कोई बच्चा बोलता है सेट 2 अपलोड करिए। तो सभी अपलोड कर दिए गए हैं ऑलरेडी, लेकिन उन बच्चों को नहीं मिलता है। तो यहाँ पर जो है आप डायरेक्ट लिंक को क्लिक करके देख सकते हैं। यहाँ पर जो है पहले एक कविता दी गई है, इस कविता को पढ़ने के बाद में दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। 2-2 अंकों के प्रश्न हैं, तो उसी के हिसाब से आंसर लिखना है। तो किसानों को असहाय बेचारा क्यों कहा गया है? तो किसानों की प्रकृति पर निर्भरता और उनकी दरिद्रता के कारण उन्हें असहाय बेचारा कहा गया है, क्योंकि प्रकृति पर निर्भर होकर ही वे खेत में फसल उगाते हैं और वही प्रकृति बाढ़ द्वारा उनके फसलों को जल में बहा देती है, जिसकी वजह से उन्हें दरिद्रता भरी जिंदगी बितानी पड़ती है। तो इस तरह से आप जो है आंसर को कंप्लीट लिखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है, अभावग्रस्त जिंदगी का दर्शन कभी धनिकों को क्यों क्यों करवाना चाहता है? तो अभावग्रस्त जिंदगी का जो दर्शन है वो कभी धनिकों को इसलिए करवाना चाहता है, क्योंकि अब हम इसका आंसर को ढंग से लिखेंगे। कभी जो है कभी गरीब, किसान और शोषित वर्ग के लोगों की समस्याओं और अभावों से धनिकों को परिचित करवाना चाहता है, ताकि वे उनके दुखों में जो है साझेदार बन सके या साझेदारी कर सकें। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, सर्वहारा वर्ग के लोग निराश से पागल और नीरव क्यों हो जाते हैं? तो हर तरफ असफलताओं और अभाव का गहरा अंधकार देख करके सर्वहारा वर्ग के लोग जो है निराश से पागल और नीरव हो जाते हैं। ठीक है, को आप जब पैसेज पढ़ोगे तो सारे आंसर्स आपको समझ में आ जाएंगे। इसके अथवा पार्ट में एक आपको गद्यांश दिया है, जिस मनुष्य की संसार में कीर्ति है वह सदैव जीवित रहता है। इस तरह से ये पैसेज दिया गया। इस पैसेज को पढ़ने के बाद में हमें इसके प्रश्नों का उत्तर देना है। पहला क्वेश्चन जो इसमें पूछा गया, कैसे मनुष्य सदैव जीवित रहते हैं? तो जिनकी संसार में कीर्ति होती है, पहला ही हमने लाइन देखा उसी में लिखा हुआ है, वो मनुष्य जो है सदैव जीवित रहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, कीर्ति का भागी कौन होता है? तो जिसमें कुछ असाधारण प्रतिभा होती है, जो अपने गुणों और प्रतिभा के सहारे समाज की तन मन और धन से सेवा करता है, उन्हें कीर्ति का भागी कहते हैं, या वो कीर्ति का भागी होता है। इस तरह से आप क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। ग पाठ है, कैसा व्यक्ति समाज सेवी हो सकता है? तो समदृष्टता, जिसके पास मतलब समान देखने की नज़र हो, सहनशीलता और सहानुभूति से भरा व्यक्ति जो है समाज सेवी हो सकता है। ठीक है, इस तरह से आपको आंसर को बहुत तरीके से लिखना है। ख पाठ जो है, व्यक्ति और माध्यम। तो निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। मेरा प्रिय त्योहार, इसके बारे में हमने कई सेट्स में आपको बताए हैं। तकनीकी शिक्षा, इसके बारे में आपको एक निबंध लिखना है। तो देखिए, मेरा प्रिय त्योहार, आप कोई भी होली दिवाली का त्यौहार आप लिखेंगे और उसको इस तरह से, जो हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं, इस तरह से लाइनों को बहुत संजो के लिखना है, ताकि आपके नंबर जो है पूरे मिल पाए। क्योंकि जब आप निबंध लिखते हैं तो अगर आपका निबंध सही मायने में नहीं लिखा हुआ है तो उसमें नंबर कट जाते हैं। और निबंध एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप अपने व्यवहार को, अपने सोच को प्रकट कर सकते हैं, लेकिन उस प्रकट करने का जो तरीका है वो सही और सरल होना चाहिए। तो इस तरह से आप जो है त्योहारों के बारे में बता करके और जो है आप कोई भी त्योहार का वर्णन कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे जो जो लाइनें लिखी गई हैं, इनको एक बार पढ़ेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। क्योंकि मैं इनको पढ़ूंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, तो आप इनको आराम से वीडियो को पॉज करके एक बार ज़रूर पढ़ें। उसके बाद जो है आप कहिए कि हाँ सर, आपने जो निबंध लिखा है वो हमारे समझ में आ गया, और अब हम इस तरह के निबंध को आसानी से लिख सकते हैं। एक तकनीकी शिक्षा जो है उसके ऊपर लिखना है। तो यहाँ पर भी हमने तकनीकी विकास के ऊपर या शिक्षा के ऊपर जो है पूरा का पूरा यहाँ पर पैसेज को जो है कंप्लीट किया है, निबंध को कंप्लीट किया है, ऐसे को कंप्लीट किया। ठीक है, पैसेज वाइज जो है आपको लिखना है। पैसेज पैराग्राफ जो है चेंज करते रहने हैं, ताकि आपको जो है पैराग्राफ वाइज याद होते जाए। पैराग्राफ ही मेन होता है
और हर पैराग्राफ में आपको क्या लिखना है वो सब कुछ यहाँ पे समझाया गया है। तो इन चीज़ों को आप पढ़ लेना, क्योंकि इसमें ज़्यादा समय लग जाएगा, इसलिए मैं इनको पढ़ के नहीं बता रहा हूँ। और इनको जो है आप एक बार पढ़ोगे तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे, क्योंकि काफ़ी सरल तरीके से और काफ़ी अच्छे तरीके से लिखा गया है। और जब आप इनको पढ़ते हैं तो आपको याद भी होता है, और साथ साथ में कुछ कुछ लाइनें आप भूल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरे के पूरे एज इट इज़ लिखने होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। इसके बाद में यहाँ पर जो है यातायात नियंत्रण हेतु संबंधित अधिकारी को एक पत्र लिखना है। तो जो भी आपका यातायात अधिकारी को पत्र लिखेंगे तो सबसे पहले आप अपना एड्रेस, कोई भी जो भी एड्रेस, अगर आपको प्रश्न पत्र में एड्रेस नहीं दिया है तो आप अपना कोई भी एड्रेस एक यूज़ करेंगे। उसके नीचे जिस ज़िले से आप लिख रहे हैं वो ज़िला लिखेंगे, और उसके बाद में दिनांक लिखेंगे। फिर आप जो है जिस अधिकारी को लिखना है उस अधिकारी का नाम, और जिस ज़िले में उस अधिकारी को लिख रहे हैं उस सेम ही आता है, जो आपका ऊपर ज़िला होता है वही नीचे ज़िला आता है। उसके बाद में विषय लिख करके, और फिर आप जो है महोदय से निवेदन कर देंगे अपने कुछ लाइनों के साथ में। तो आजकल सड़कों पर वाहनों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसके कारण प्राय जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। वहीं सड़क दुर्घटना की संख्या का ग्राफ भी ऊपर उठता जा रहा है। यातायात व्यवस्था सुचारू नहीं होने के कारण कहीं भी समय पर पहुंचना लगभग असंभव हो गया है। पिछले सप्ताह ही मेरे भाई की प्रतियोगिता के लिए पटना जाना था। 1 घंटे पहले घर से निकलने के बावजूद भी ट्रैफिक जाम के चलते उसकी ट्रेन छूट गई। ठीक है, इस तरह से आप बता सकते हैं, कोई भी आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। ट्रैफिक नियमों की सुचारू व्यवस्था नहीं होने के कारण सड़क सड़क दुर्घटना हो जाना आज एक सामान्य सी बात हो गई है। ट्रैफिक सिग्नल और वन वे ट्रैफिक की कारगर व्यवस्था से ही स्थिति पर नियंत्रण करना संभव होगा। और मनचले लड़कों द्वारा तेज रफ्तार में और बिना हेलमेट ड्राइविंग पर रोक लगाना आवश्यक है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के साथ जो है सख्ती से पेश आना होगा। इस तरह से जो है आप पत्र में आप बताएंगे सुधार के लिए। और लास्ट में आप लिख सकते हैं कि तथा इसलिए माननीय महोदय से निवेदन है कि कृपया सख्त से सख्त कार्रवाई अतिशीघ्र करें। इस तरह से आप लिख सकते हैं, चाहें तो नहीं लिखेंगे तो भी चल जाएगा। फिर भवदी करके आप अपना नाम जो भी डालना चाहें डाल सकते हैं। उसके बाद में ग पाठ में पूछा गया है, अपने क्षेत्र के विद्यालय में शिक्षा व्यवस्था पर चिंता व्यक्त करते हुए किसी दैनिक समाचार पत्र को जो है पत्र के संपादक को पत्र लिखना है। तो संपादक के पत्र कोई भी दैनिक समाचार हो सकता है। सबसे पहले वही आप एड्रेस डालेंगे ऊपर, फिर दिनांक, और दिनांक के बाद में संपादक महोदय, फिर जो भी आप किसी नाम हिंदुस्तान समाचार पत्र लिखें या दैनिक समाचार पत्र लिखें, या फिर आप जागरण समाचार पत्र लिखें, किसी भी संपादक को लिख सकते हैं, क्योंकि इसे क्वेश्चन में नहीं दिया है कि संपादक को लिखना है, केवल संपादक लिखा है। ठीक है, और समाचार पत्र का नाम भी नहीं दिया है, तो आप कोई भी समाचार, दैनिक समाचार पत्र भी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो इसके बाद में आप विषय लिखेंगे, किस विषय में आप जो है ये पत्र लिख रहे हैं, तो विद्यालयों में शिक्षा व्यवस्था के ऊपर लिख रहे हैं। फिर महोदय करते हुए आप जो है उसका ध्यान केंद्रित करेंगे। मैं इस पत्र के माध्यम से शिक्षा पदाधिकारियों तक विद्यालय की शिक्षा व्यवस्था की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। आशा है कि आप इसे प्रकाशित करके जन सेवा में सहयोग करेंगे। जन सेवा, ठीक है, इसको से कर लेना। थोड़ा सा कभी कभी क्या होता है, लिखते समय अक्षरों का उलटफेर हो सकता है। ठीक है, जन सेवा में सहयोग करेंगे। आज सरकारी विद्यालय का पठन पाठन चौपट हो गया है। कोई भी विद्यालय का प्राचार्य हो या अध्यापक समय पर विद्यालय नहीं आते हैं। छात्रों की उपस्थिति भी 20% तक होती है। क्यों होती है? क्योंकि विद्यालय में जो है सुचारू व्यवस्था नहीं है, शिक्षक नहीं है। किसी किसी स्कूल में तो एक ही शिक्षक से सारे काम कराए जा रहे हैं, जबकि उस शिक्षक को भी अच्छी तरीके से नॉलेज नहीं है। सरकारी व्यवस्था पूरी तरह से डगमगाई हुई है पूरे भारत विश्व की, जो कि सच्चाई है। भले इस पत्र में लिखें ना लिखें, ये बात आप भी जानते हैं और आप भी स्कूलों में पढ़ते हैं। यहाँ तक कि प्राइवेट स्कूल भी फीस लेने के अलावा कुछ नहीं करते हैं और ढंग से नहीं पढ़ाते हैं। ये बहुत बड़ा एक मुद्दा है, जिसके लिए सरकार को ज़रूर जो है एक बैठक बना करके इसके ऊपर कदम अच्छा उठाना चाहिए। तो यहाँ पर जो है छात्रों की उपस्थिति 20% तक हो गई है, क्योंकि बात छात्र आएँगे वहाँ पे, जब उनको पढ़ाई नहीं मिलेगी, टीचर्स नहीं मिलेंगे, तो फिर वो क्या करते हैं, मटर-गश्ती करते हैं, नहीं जाते हैं स्कूल में। कुछ लोग अच्छे होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं जो घर से ही पढ़ाई करते हैं। तो अभिभावकों द्वारा छात्रों को स्कूल जाने के लिए बाध्य करने पर वे कहते हैं कि अध्यापक ही नहीं आते तो पढ़ाई कैसे होगी। देखिए यहाँ पे लिखा गया है इस बात को। इसका लाभ उठाकर बच्चे इधर-उधर घूम कर समय व्यतीत कर लेते हैं। यदि ऐसा ही रहा तो विद्यार्थियों का विकास रुक जाएगा। आज के छात्र ही देश, परिवार, समाज और विश्व आदि के धरोहर हैं। पढ़ाई के नाम पर अध्यापक भी कभी-कभार अपनी ज़िम्मेदारी से मुक्ति पा लेते हैं। यानी कि कभी-कभार आते हैं तो बोले, अरे आ तो आया है बंदा।
अतः मेरी सरकार से अनुरोध है कि शिक्षा प्रणाली को चुस्त दुरुस्त बनाने के लिए अतिशीघ्र कार्रवाई करें। और फिर भगवती लिख करके अपना नाम लिख देंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अपने विद्यालय के वार्षिक उत्सव पर एक प्रतिवेदन जो है तैयार करना। प्रतिवेदन जो होता है, इसको हम बोलते हैं कि आपका एक रिपोर्ट तैयार करना है, और रिपोर्ट छोटा भी होना चाहिए, सरल भी होना चाहिए, और साथ ही साथ में उसमें जो तथ्य आपका हो चुका है या होने वाला है उसका विवरण होना चाहिए। तो जैसे कि 1 मार्च से 5 मार्च 2019 को हमारे विद्यालय में वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया। हमारे विद्यालय के वार्षिक उत्सव में विद्यालय के सभी अध्यापकों और छात्रों ने भाग लिया। इस वार्षिक उत्सव की रौनक देखते ही बनती थी। तो हमने जो है वार्षिक उत्सव को डिस्क्राइब किया है यहाँ पे। चारों तरफ हर्ष और उल्लास का वातावरण छाया हुआ था। पूरे विद्यालय को रंग बिरंगी झालरों से दुल्हन की तरह सजाया गया था। अनेक तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति हुई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि शहर जिला के अध्यक्ष थे। उन्होंने अपनी भाषण में विद्यालय की कार्य पद्धति और उसकी शिक्षा व्यवस्था की सराहना की। हमारे प्रधानाचार्य ने भी एक सुंदर भाषण दिया, जिसमें उन्होंने हमारे विद्यालय के छात्र छात्राओं के अनुशासन की प्रशंसा की और एक अच्छा विद्यार्थी कैसे बने इस पर प्रकाश डाला। छात्र छात्राओं ने तरह तरह के रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी, और छात्र छात्राओं को उनके कार्यक्रम की प्रस्तुति के कारण प्रथम, द्वितीय और तृतीय एवं सांत्वना पुरस्कार की व्यवस्था की गई थी। हम कुछ छात्र छात्राओं ने मिलकर एक नाटक की प्रस्तुति दी और हमें द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ। यह आयोजन 5 दिन का था, और विद्यालय के प्रांगण में ही एक छोटे से बाल मेले का आयोजन किया गया था, जिसमें सभी बच्चों ने छोटे छोटे स्टॉल लगाए थे। हमने भी चाय नाश्ते का एक छोटा सा स्टॉल लगाया था। हम सबको बड़ा मजा आया। विद्यालय में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होने वाले छात्र छात्राओं और विशेष योग्यता प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को भी पुरस्कार दिए गए। अनेक तरह की खेल प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया था, और खेलों में विद्यालय का नाम रोशन करने वाले छात्र छात्रा को भी पुरस्कृत किया गया था। कुल मिलाकर हमारे विद्यालय का जो वार्षिक उत्सव एक अद्भुत आयोजन था, जो हमें सदैव याद रहेगा। तो इस तरह से जो है एक प्रतिवेदन यानी कि रिपोर्ट आपको लिखनी होती है। ध्यान रखना है आपको, बहुत सारे चैनल्स आपको गलत मार्गदर्शन कर रहे हैं। थोड़ा सा बच के रहिए और अच्छी चैनल को चूज़ करिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो चैनल बेकार है, लेकिन जहाँ पर भी आपको गलत पढ़ाया जा रहा है उसके आंसर्स जो है आपके हिसाब से सही नहीं है, और वो आपको आंसर्स डगमगाए हुए लग रहे हैं, तो उस चैनल से बॉयकट करिए, फटाफट उस चैनल को छोड़िए, क्योंकि आपका पूरा का पूरा जो है भविष्य खराब हो सकता है केवल एक चैनल के चक्कर में और एक आंसर के चक्कर में। तो अपने आंसर्स को सटीकता से समझें और देखें। जो हम आंसर्स बनाते हैं, एक तो पहली बात तो विद्यार्थियों को नज़र में ना रख करके हम अपने आप को खुद को नज़र में रखते हैं कि अगर मुझे ये एग्ज़ाम देना होगा तो मैं आंसर्स को किस तरह से प्रिपेयर करूँगा और किस तरह से याद कर पाऊँगा आसानी से। उस तरह से इस आंसर्स को बनाए जाते हैं, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। और हमारे पास जो सब्जेक्ट मिलेंगे वो आपको आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस सभी विषय के सब्जेक्ट्स को सॉल्यूशन कराया जाता है परफेक्ट वे में। ठीक है, ताकि बच्चे उसको आसानी से याद कर सकें। सभी की लिंक आपको इसी वीडियो के एंड स्क्रीन पे मिलेगी, तो उसको ज़रूर टच कर देख लेना। और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ में शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना आप भूल जाते हो, तो थोड़ा इस पे जोर दीजिए और मैक्सिमम कमेंट करिए, ताकि आपके आने वाले सॉल्यूशंस को फटाफट 1 से 2 दिन में कंप्लीट करा दिया जाए। आप लोगों के कमेंट की वजह से ही जो है सब्जेक्ट्स अपलोड होते हैं, और जिस स्टूडेंट के सबसे ज़्यादा कमेंट आते हैं जिस सब्जेक्ट के लिए, उसको पहले कराया जाता है। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप कौन से कमेंट करना चाहते हैं, किस सब्जेक्ट को जल्द से जल्द पाना चाहते हैं। यहाँ पे 2 जो है आपको पैसेज दिए गए हैं, कविताएँ दी गई हैं, इसका काव्य सौंदर्य लिखना है। आपको किसी भी चैनल पे ढंग से काव्य सौंदर्य नहीं मिलेगा, उनको पता ही नहीं है कि काव्य सौंदर्य होता क्या है। मैं आपको पहले बता देता हूँ काव्य सौंदर्य होता क्या है, ताकि आगे जब हम पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाए कि काव्य सौंदर्य लिखना क्या है। काव्य सौंदर्य में देखिए, इस काव्य की थोड़ी-सी विशेषताएँ बतानी होती है, जिसमें कौन से अलंकार, कौन सी भाषा का और कौन से छंद का प्रयोग हुआ है, और कौन से अलंकार का प्रयोग हुआ है, और ये कविता जो है ये किस चीज़ को जो है चित्रित करती है। इस तरह की चीज़ों को इसमें काव्य सौंदर्य में दिखाया जाता है। संदर्भ सहित व्याख्या लोग बता देते हैं, उसको काव्य सौंदर्य नहीं कहते हैं, और आपका जो है नंबर कट जाएगा। तो ध्यान रखना, संदर्भ सहित व्याख्या जहाँ पे पूछा जाता है वहाँ पे व्याख्या लिखेंगे, जहाँ पे काव्य सौंदर्य होता है वहाँ पे काव्य सौंदर्य लिखेंगे। बाकी जब भी आप वीडियो देखते हैं तो कंप्लीट सुना करिए, क्योंकि हम जो है यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको बताते हैं जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी, कि आपको लिखना कैसे है, क्या लिखना है, और क्यों लिखना है, और कितना लिखना है। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे जो पहला पार्ट है, क पार्ट, इसकी बात करते हैं काव्य सौंदर्य में। तो प्रस्तुत कवित जो है या कविता राम भक्त कवि तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली से अवतरित है या लिया गया है। इसमें कवि ने तत्कालीन सामाजिक एवं आर्थिक दुरवस्था का यथार्थ चित्रण किया है। अवधी भाषा की शब्द
शब्दाव्यक्ति है, यानी कि अवधी भाषा का जो है प्रयोग हुआ है और कवित छंद का प्रयोग हुआ है। कवित लिखते हैं हमेशा, कविता छंद नहीं लिखते हैं, कवित छंद का प्रयोग हुआ है और किसबी, किसान, कुल के पदों में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। जब आप इसमें पढ़ोगे तो यहाँ पर जितने भी लाइनें हैं, कौन सा किसबी है और किसान जो है, ये सभी चीज़ों में आपको कौन सा अलंकार है ये भी आपको बताना होता है। तो अलंकार जो है प्रयोग हुआ है और गोस्वामी तुलसीदास जी ने पेट की आग को संसार के समस्त अच्छे बुरे कर्मों का यथार्थ बताया है, यानी कि कारण बताया है या सच बताया है। पेट की आग बुझाने के लिए मनुष्य द्वारा किए जाने वाले कार्यों का प्रभावपूर्ण वर्णन है और काव्यांश जो है कवित छंद में रचित है और ब्रज भाषा का माधुर्य धनीभूत है। ठीक है, इस तरह से आपको जो है इसके भाव को जब आप स्पष्ट करते हैं तो हमेशा काव्य सौंदर्य जब लिखेंगे तो इस तरह से भाव उत्पन्न होना चाहिए, तब जाके आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, एग्जामिनर को सोचने का मौका भी नहीं मिलेगा। दूसरे पंक्ति की बात करते हैं तो प्रस्तुत रुबाई उर्दू के मशहूर शायर फिराक गोरखपुरी द्वारा रचित बच्चा चांद लेने की हट कर रहा है, माँ उसे बहलाने का प्रयास कर रही है। यहाँ से जो है इस लाइनों को जो है संजोया गया है। तो देखिए, बाल स्वभाव की बड़ी ही सहज और मनोवैज्ञानिक व्यंजना हुई है। माँ द्वारा बच्चे को झुलाना, बच्चे को हंसाना आदि स्वाभाविक क्रियाएं हैं, अतः इसमें स्वभावक्ति अलंकार है और वात्सल्य रस का जो है प्रयोग हुआ है। दृश्य बिंब क्या क्या है, कहीं कहीं दृश्य बिंब भी लिखना होता है, जब इसका आप पूरे छंद वगैरह नहीं पता तो दृश्य बिंब बता देते हैं इसमें। तो आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी गोद भरी हाथों में झुलाती हवा में जो लोका देती, यानी कि हवा में नहीं फेंकते हैं बच्चों को, वो वाली बात। अंतिम पंक्ति में श्रव्य बिंब है, चांद के टुकड़े मुहावरे का सदुपयोग सुंदर प्रयोग है। रह रह में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और लोका देना में देशज भाषा का प्रयोग हुआ है। उर्दू हिंदी मिश्रित शब्दावली है, उर्दू की गहरी छाप है और जिद याया और हई और ललचाया आईना और ठेठ उर्दू शब्द हैं। ठीक है, ये जो शब्द हैं यहाँ पर, ये कौन कौन से, सारे के सारे ठेठ उर्दू शब्द हैं, यानी कि बिल्कुल उर्दू में ही ये शब्द जो है आते हैं, हिंदी में नहीं ये शब्द नहीं आते हैं। तो इस तरह से बताया गया, ये विशेषता, यही भाव सौंदर्य जो है होती है। और यहाँ पर फिर व्यवहारिक बोली के शब्दों की भी बड़ी घूसड़ योजना की गई है, जिसमें दुनक है, ललचाया आदि दिखाया गया है। तो इस तरह से आप जो है किसी भी काव्य सौंदर्य को जब लिखेंगे तो बहुत ध्यान से लिखेंगे। काव्य सौंदर्य एक अलग चीज़ होती है और सप्रसंग व्याख्या जो है, केवल व्याख्या मतलब इससे पंक्ति का क्या आशय है ये स्पष्ट करना होता है। उसमें अलंकार, मुहावरा, लोकोक्तियाँ, कौन सा छंद है और कौन सी भाषा का प्रयोग हुआ है, वो चीज़ उसमें बताने की आवश्यकता इतनी नहीं पड़ती है, लेकिन सौंदर्य में सब कुछ स्पष्ट करना पड़ता है। इसके बाद में निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर तो देव बादल राग कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि विप्लव रव से छोटे ही हैं शोभा पाते। तो यहाँ पर देखिए क्या है, इसका आज से हमें जो है समझाना है। तो देखिए, क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहा है कि स्पष्ट करना है हमें, तो यहाँ पे देखिए इसका आशय यह है कि क्रांति के शोषक वर्ग हिल जाता है, उसे इससे अपना विनाश दिखाई देता है। किसान मजदूर वर्ग अर्थात शोषित वर्ग जो है क्रांति से प्रसन्न होता है, क्योंकि उन्हें इस शोषण से मुक्ति तथा खोया अधिकार मिलता है, जिससे उनके जीवन में सुख, समृद्धि एवं खुशी का जो है संचार हो जाता है। तो इस बादल राग कविता के आधार पर स्पष्ट करना है कि विप्लव रव के छोटे ही है शोभा पाते। तो छोटे में कौन है, किसान वर्ग हैं, और बड़े जो हैं वो जो है शोषण वर्ग कहलाते हैं। और जो शोषण करते हैं, अगर उनके प्रति क्रांति छिड़ती है तो किसान वर्ग जो छोटे वर्ग है वो क्या होते हैं, प्रसन्न होते हैं, क्योंकि क्रांति यानी आंदोलन से जो है उनको शोषण से उससे मुक्ति मिल जाएगी। आगे जो है ख पाठ, जो इसमें लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप, पाठ के आधार पर लक्ष्मण के प्रति राम के स्नेह संबंधों पर प्रकाश डालना है। तो राम अपने भाई लक्ष्मण से बहुत स्नेह करते थे। जब शक्ति लगने से लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं, शक्ति आप जानते हैं बाण जो, तो उनकी यह दशा देखकर राम भावुक हो उठते हैं और आम आदमी की तरह विलाप करने लगते हैं। वे लक्ष्मण को वन में लाने के लिए स्वयं को दोषी मानते हैं। वे नारी हानि को भ्रात हानि के समक्ष कुछ नहीं मानते और
उसके बाद में वे शोक और ग्लानि से पीड़ित होकर कहते हैं कि तुम्हारे बिना मेरी दशा ऐसी हो गई है जैसे पंख बिना पक्षी और मणि बिना सर्प और सूंड बिना श्रेष्ठ हाथी की स्थिति अत्यंत दयनीय हो जाती है। उन्होंने तुलना करके बताई अपनी स्थिति को। यदि तुम्हारे बिना कहीं जड़ देव मुझे जीवित रखे तो मेरा जीवन भी ऐसा ही हो जाएगा। तो इस तरह से जो है राम का विलाप जो है या फिर स्नेह जो है संबंध वो लक्ष्मण के कैसे प्रतीत होता है लक्ष्मण के लिए, वो हमने इस लाइनों में अभिव्यक्त किया है। उसके बाद में गौ पाठ जो है माँ द्वारा शिशु को अ, खिलाने का दृश्य अंकित कीजिए। तो आपको देखिए कैसे करते हैं। भोलानाथ की माँ भोलानाथ को बहुत लाड प्यार करती थी। वह कभी उन्हें अपनी बाहों में भरकर खूब प्यार करती थी तो कभी जबरदस्ती पकड़ कर उनके सिर पर जो है सरसों के तेल की मालिश करती थी। भोलेनाथ की माँ भोलेनाथ के साथ गोरस भात तोता मैना आदि बहुत तरह के खेल खेला करती थी। इन खेलों के नाम पर खिलाना, उपटाना और शिशु का श्रृंगार करना और शिशु का सिसकना और बच्चों की टोली को देख करके सिसकना बंद कर विविध प्रकार के खेल खेलना और मूसन तिवारी को चिढ़ाना आदि जो है अद्भुत दृश्य उकेरे गए हैं या उधेड़े गए हैं या दिए गए हैं। वे सभी दृश्य अपने शैशव की याद दिलाते हैं, यानी कि बचपन की याद दिलाते हैं। तो इस तरह से माँ द्वारा शिशु को खेलने का खिलाने का जो दृश्य है वो हमने यहाँ पे डिस्क्राइब किया है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो निम्नलिखित में से आपको आंसर देने हैं। तो क पार्ट में पूछा गया लोगों ने लड़कों की टोली को मेंढक मंडली का नाम किस आधार पर दिया है? यह टोली अपने आप को इंद्रसेना कहकर क्यों बुलाती थी? तो देखिए गांव के कुछ लोगों को लड़कों के नंगे शरीर, उछल कूद और शोर शराबे और उनके कारण गली में होने वाले कीचड़ से चिढ़ थी। वे इसे अंधविश्वासी मानते थे और इसी कारण वे इन लड़कों की टोली को मेंढक मंडली कहते थे, क्योंकि जानते ही हो आप मेंढक जो है वो कीचड़ और जो है गंदे वातावरण में ही ज़्यादा रहते हैं। यह टोली स्वयं को इंद्रसेना कहकर बुलाती थी। वे बच्चे इकट्ठे होकर भगवान इंद्र से वर्षा करने की गुहार लगाते थे और बच्चों का मानना था कि इंद्र की सेना के सैनिक हैं तथा उनके लिए लोगों से पानी मांगते हैं। तो ये क्या उसी के लिए जो है वो जो इंद्र से लोगों के लिए पानी मांगते हैं ताकि इंद्र बादलों के रूप में बरसकर सबको पानी दे। इसलिए जो है उनको क्या कही गई है? इंद्र की सेना कही गई है। वो अपने आप को इंद्र की सेना मानते थे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो लुट्टन पहलवान को ऐसा क्यों लगा होगा कि मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं, यही ढोलक है? तो लुट्टन ने कुश्ती के दाव पेच किसी गुरु से नहीं बल्कि ढोल की आवाज़ से सीखे थे और ढोल से निकली हुई ध्वनियाँ उसे दाव पेच सिखाती हुई और आदेश देती हुई प्रतीत होती थी। जब ढोल पर थाप पड़ती थी तो पहलवान की नसें उत्तेजित हो जाती थी और वह लड़ने के लिए मचलने लगता था। इसलिए लुट्टन पहलवान ने ऐसा कहा होगा कि मेरा कोई पहलवान गुरु नहीं है या मेरा कोई गुरु पहलवान नहीं है, यही ढोल है। ठीक है, इस तरह से आप इसको बताएंगे। जाति प्रथा के संबंध में डॉक्टर अंबेडकर के जो है विचार को संक्षेप में प्रकाश डालना है। तो देखिए डॉक्टर अंबेडकर ने जाति प्रथा के बारे में अपना क्या विचार प्रकट किया है वो आपको बताना है। तो डॉक्टर अंबेडकर के विचारों से जाति प्रथा सम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए है। श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है, परंतु किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों का विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं बल्कि इस विभाजित विभिन्न वर्गों को दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करार देती है। यानी कि जब हम जाति प्रथा को लागू करते हैं तो इसमें श्रम विभाजन भी काउंट होता है, क्योंकि जाति में निम्न वर्ग के लोग आते हैं और वो श्रमिक वर्ग कहलाते हैं और उनकी जाति के आधार पर ही उनको जो है विभिन्न तरह के विभाजनों का और असभावों का जो है सामना करना पड़ता है और उनमें ऊंच नीच भी जो है डाल दिया जाता है, जो कि विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता। जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह एक सामाजिक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से अंबेडकर ने अपने विचारों को जो है जाति प्रथा को श्रम विभाजन के रूप में अभिव्यक्त किया। इसके बाद में है आपका छठा क्वेश्चन, निराला और फंडीश्वर नाथ रेणु की दो रचनाओं के नाम। तो निराला की है अनामिका और परिमल और फंडीश्वर नाथ की है मेला आंचल और परती परिकथा। ठीक है, इसके बाद में आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेखक का पाठशाला में विश्वास कैसे बढ़ा, जूझ कहानी के आधार पर बताना है। डायरी के पन्ने के पाठ के आधार पर एन के व्यक्तित्व की जो है 3 विशेषताओं पर प्रकाश डालना है। तो सबसे पहले लेखक की पाठशाला। जब लेखक को बसंत पाटिल के साथ दूसरे लड़कों के
सवाल जाँचने का काम मिला, तब उसकी बसंत से दोस्ती हो गई। अब ये दोनों एक-दूसरे की सहायता से कक्षा के अनेक काम निपटाने लगे। सभी अध्यापक लेखक को आनंदा कहकर बुलाने लगे। यह संबोधन भी उसके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण था। मानव पाठशाला में आने के कारण ही उसे स्वयं का नाम सुनने को मिलता था। आनंदा की कोई पहचान बनी। एक तो बसंत की दोस्ती, मतलब कि आनंदा की कोई पहचान नहीं, अनंता की कई पहचान बनी। तो यहाँ पे आप कोई की जगह कई लिख लेना, ठीक है? तो यहाँ पर आप हम हटा सकते हैं इसको, यहाँ पे आनंदा की कोई कई पहचान बनी। तो यहाँ पे आप इसको थोड़ा-सा सही कर लेंगे, क्योंकि टाइपिंग मिस्टेक है तो हो ही जाती है यहाँ पर। आनंदा की कई पहचान बनी। एक तो बसंत की दोस्ती और दूसरा अध्यापकों का व्यवहार। इस कारण लेखक का अपनी पाठशाला में विश्वास जो है बढ़ने लगा। तो देखिए, कुछ भी आपको अच्छा मिलेगा तो आपका विश्वास ऑटोमेटिक जो है हाई ऊर्जा लेवल पे चला जाएगा। और डायरी के पन्ने के आधार पर जो है एन के व्यक्तित्व की विशेषताएं बताएंगे। तो देखिए, पहली है चिंतक और मननशील। ये विशेषता। एन का बौद्धिक स्तर बहुत ऊंचा है और वह नस्लवादी नीति के प्रभाव को प्रस्तुत करती है। उसकी डायरी भोगे हुए यथार्थ की उपज है, यानी कि उसने जो यातनाएं सहन की है उस सच्चाई की उपज जो है उसने डायरी लिखी। और वह अज्ञातवास में भी अध्ययन करती थी, यानी कि जब वो छुपी हुई थी तब भी वो अध्ययन करती थी। और स्त्री संबंधी विचार, जो इन स्त्रियों की दयनीय दशा पर से चिंतित है, वह स्त्री जीवन के अनुभव को अतुलनीय बताती है और वह चाहती है कि स्त्रियों को पुरुषों के बराबर जो सम्मान दिया जाए। वह स्त्री विरोधी पुरुषों और मूल्यों की बस ना करना चाहती है, यानी विरोध करना चाहती है। और संवेदनशील भी है, ये भी एक विशेषता है। तो वे एन संवेदनशील लड़की है और उसे बात बात पर सबसे डांट पड़ती है, क्योंकि उसकी भावनाओं को समझने वाला कोई नहीं है। वह लिखती हैं, काश कोई तो होता जो मेरी भावनाओं को गंभीरता से समझ पाता। अपनी डायरी में अपनी गुड़िया को वह एक पत्र लिखती है। तो इस तरह से आप जो है उसके विशेषताओं को उल्लेखित कर सकते हैं काफ़ी आसानी से इन पॉइंट्स के हिसाब से। आगे बढ़ते हैं। जूझ कहानी के माध्यम से लेखक ने क्या सीख दी है और एन का परिवार अज्ञातवास में जाने के लिए क्यों मजबूर हुआ? तो देखिए, जूझ कहानी। इस उपन्यास के माध्यम से लेखक यह सीख देना चाहता है कि व्यक्ति को संघर्षों से जूझता रहना चाहिए। इसके लिए आत्मविश्वास का होना जरूरी है। बिना आत्मविश्वास के व्यक्ति संघर्ष नहीं करता। इन संघर्षों से जूझ जूझ कर ही व्यक्ति सफलता के ऊंचे शिखर पर पहुंचता है। लेखक का जीवन भी बहुत ही संघर्षशील रहा। इन संघर्षों के दो चार होकर ही जो इन संघर्षों से दो चार, यानी कि इन संघर्षों से लड़कर ही उसने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कर लिया। आप चाहें तो कुछ लाइनें आपको अगर नहीं सीधी लिखनी आती है तो उसमें आप उस लाइन को समझ करके जो है उसको चेंज भी कर सकते हैं। जैसे इन संघर्षों से दो चार होकर ही, यानी कि इन संघर्षों से लड़कर ही जो है उसके जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कर लिया। और इस तरह हम कह सकते हैं कि लेखक अपना उद्देश्य प्रस्तुत करने में सफल रहा। तो यहाँ पर जो है ये जूझ कहानी के माध्यम से लेखक हमें सीख देना चाहता है कि हमें आत्मविश्वास नहीं खोना चाहिए, संघर्षों से हमेशा लड़ना चाहिए। संघर्षों से लड़ना और आत्मविश्वास बनाए रखना ही एक सफल व्यक्ति की पहचान होती है। अथवा पाठ में पूछा गया है, एन का परिवार अज्ञातवास जाने के लिए क्यों मजबूर हुआ? तो एन का परिवार जो है अज्ञातवास जाने के लिए मजबूर हुआ क्योंकि द्वितीय नहीं है, ये द्वितीय है, ठीक है? द्वितीय विश्व युद्ध, यहाँ पे थोड़ा सा देख लेना। ये क्या होता है, जब लिखते हैं तो थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, आपको जैसे कई बार बताया। द्वितीय विश्व युद्ध के समय जर्मनी ने यहूदी परिवारों को अल्पनीय यातनाएं देनी शुरू कर दी थी, ठीक है? अकाल्पनीय 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 यातनाएं देनी शुरू कर दी थी। एन का परिवार उन दिनों नरकीय जीवन बिताने पर मजबूर हो गया था। वे अपनी जान बचाने के लिए छिपते फिरते रहते थे। ऐसे समय में दो यहूदी परिवारों को गुप्त आवास में छिपकर जीवन बिताना पड़ा। तो यही रीज़न था द्वितीय विश्व युद्ध में, जब यहूदी परिवारों को जो यातनाएं देनी पड़ी, जिसकी वजह से वो लोग परेशान हुए, जाकर के फिर छिपने लगे और अज्ञातवास में चले गए। इसके बाद ये आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर जो है निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर। तो पहला प्रश्न है, लोगों ने लड़कों की टोली को मेंढक मंडली के नाम से किस आधार पर दी टोली अपने? अच्छा, ये आपके क्वेश्चंस जो हैं, सॉरी, नीचे आ गए हैं। एक्चुअली हमारे 8 ही क्वेश्चंस थे इसमें। तो ये 8 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो गए। ये क्वेश्चंस एक्चुअली नीचे रह गए हैं और इनको पहले ही हमने आंसर बता दिया। तो आशा करता हूँ आप इन आंसर से संतुष्ट होंगे और आपको ये वीडियो देख करके मज़ा आया होगा और आप लोगों ने बेहतरीन तैयारी कर ली होगी। तो इसी वीडियो को ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और बने रहे इस चैनल के साथ में। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे। और प्लेलिस्ट आपके सामने यहाँ पे आ रहा है, उसको ज़रूर टच करके सभी वीडियोज़ को देख लें।